तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आपको याद होगा, एक साल पहले हमने एक एपिसोड बनाया था मीरा रोड का तातिया। हिंदी फिल्म का खातिया कुछ इस किस्म का उसका थंबनेल था। बहुत पसंद किया गया था वो एपिसोड और लाखों में चला था। अब तो बहुत दिनों से मैंने देखा नहीं कितना हो गया, लेकिन 3-4 लाख 5 लाख तो हो गया होगा। मैंने बहुत महीनों से नहीं देखा, लेकिन बहुत पसंद किया था लोगों ने। और मैं सोच रहा था उसमें ऐसी बात थी क्या जो लोगों को पसंद आई। उसकी कहानी नई थी, उसका किस्सा नया था, और उसमें दर्शाए गए सीन डिटेल जो थी वो कहीं और उपलब्ध नहीं थी। इससे मिलता जुलता एक और किस्सा सामने आया। कल मैंने उसका जिक्र किया था कि नए किस्म के जो अंडरवर्ल्ड फिगर्स सामने आ रहे हैं उनकी बात करेंगे। कल के एपिसोड के बाद कुछ लोगों ने कमेंट किया और उनके सवाल जायज़ थे। हालांकि वो जो मैं कहना चाहता था वो नहीं था जो लोगों ने समझ लिया। मैंने ये कहा था कि पुराना अंडरवर्ल्ड तकरीबन एक तरीके से अंडरवर्ल्ड के जो फिगर्स थे, नाम थे जो बड़े, जिनमें कुछ लोग तो मर गए, जो कुछ हैं अरुण गवली या अश्विन नायक या छोटा राजन, ये लोग अभी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही इतना ओपनली जितना पहले होते थे। पहले जितना अंडरवर्ल्ड का काम होता था इनके नाम से होता था, आज इनका नाम इस्तेमाल नहीं हो रहा। चुपके चुपके कहीं होता होगा तो उसका इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन जो खुल के होता था ब्रेजनली वो नहीं है। और जो इनकी अपनी प्राइवेट आर्मी हुआ करती थी, जाओ बेटा ये काम के आ जाओ, जाओ बेटा ये काम करके आ जाओ, वो खेल खत्म हो गया। अब सब लोग या तो अपने पुराने केस निपटाने में लगे हैं या अपनी फैमिली को संभालने में लगे। अब बेटे बेटियों की शादी, उसके बाद ग्रैंड चिल्ड्रन की शादी, ये वो उस चक्कर में पड़े हुए। और जो प्रॉपर्टी बना के रखी थी उसको और डेवलपमेंट करने के लिए पैसा कमाने के चक्कर में लगे हुए। तो इनको अभी ज़रूरत भी नहीं है हर आदमी से पैसा मांगने की, धमकियाँ देने की, पुलिस का केस होने की, और इस उम्र में जेल जाने। क्या इन सब की उम्र अभी 60 65 70 साल की हो चुकी है, कुछ की तो उसके भी ऊपर। अब वो दिन नहीं रहे कि एक बिल्डर से पैसा मांग लिया और उसने कंप्लेंट कर दी, आपके ऊपर एक्सटॉर्शन का केस बन गया, आप अंदर गए तो मुश्किल हो जाता है। ना तो आपके तज़ीक कितना काम करती है, ना आपके घुटने काम करते हैं, तो बड़ा तकलीफदेह होता है। इसलिए सब शांत बैठे। इनमें से कुछ इनके पुराने गुर्गे, पुराने जो इनके साथ काम करते थे, वो लोग जो उस समय थोड़ा सा साइड बिजनेस करने लग गए, अब अपने आकाओं के चुप करने से वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ अभी भी छोटा राजन का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ अरुण गवली का, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं, सीधे तौर पे नहीं, ऑन द स्लाई। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपना बलबूते पे काम चला रहे हैं। वो किसी गैंग से जुड़े हुए नहीं, लेकिन उनकी पहुंच बहुत दूर तक है। उन्होंने एक नए अपने सरपरस्त चुन लिए, जिनमें राजनेता, पुलिस वाले, सोशल सर्विस करने वाले लीडर, समाज सेवी, इस तरीके के लोगों को अपने सर पे बिठा के
उनकी सरपरस्ती से बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और जो मरना मारना होता है वो भी खुद ही कर लेते हैं, भाड़े के टटुए से नहीं करवाते। तो ये एक नया ट्रेंड है जिसकी बात मैं कर रहा था कल के एपिसोड में, कि एक्टिविटीज अंडरवर्ल्ड की वही हैं, लेकिन काम करने का तरीका बदल गया। पहले अंडरवर्ल्ड की वो काली गलियां, कभी दगड़ी चाल में ले जाके मारपीट करनी और पैसा मांगना, कभी अमरनाथ के बंदों ने उठा के ले जाना, कभी वर्धा के बंदों ने, कभी और किसी के। लेकिन आजकल वो सिस्टम खत्म हो गया, पैसा कमाने का तरीका बदल गया, लेकिन काम वही है। काम क्या है आपको बता दें। जिस आदमी का किस्सा आज आपको सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है सुजीत तात्या पाटिल भिवंडी वाला। आगरी समाज का वो बिलोंग करता है, अच्छे परिवार से है, खाते पीते परिवार से, बहुत जमीन जायदाद है, बचपन से पैसा देखा। पिता इसके शायद सरपंच भी थे अपने गांव के। 2 भाई थे, सुजीत और अजीत। लेकिन जो पैसा है उसको और आगे बढ़ाने की तमन्ना रहती। तो इन लोगों ने क्या किया, अपने जो जमीन जहाँ जहाँ इसकी थी वहाँ वहाँ गोडाउन बना दिए, वेयर हाउसेज बना दिए और उनको किराए पे दे दिया। और लाखों रुपये एक एक वेयर हाउस का किराए पे आता है, किराया आता है एक एक वेयर हाउस का। भिवंडी के साथ एक दीवे करके एरिया है जहाँ पे बहुत सारे गोडाउन है। भिवंडी नासिक रोड पे वो पूरा गोडाउन का एरिया है, क्योंकि जो जीएसटी या पहले टैक्सेस लगते हैं, मुंबई में एंट्री लगती थी, उस समय बने थे। अगर आप प्रोडक्ट एंड टू एंड भेजते हो तो आपको काफ़ी महंगा पड़ता था पहले। दूसरी बात, अगर आप उतना बड़ा गोडाउन अपना सामान रखने के लिए मुंबई में किराए पे लोगे तो उसका किराया शायद 100 गुना ज़्यादा भी हो सकता। तो इसलिए वो होलसेल का माल रखने के लिए हर बड़ी कंपनी देवी और उसके आसपास के एरिया में गोडाउन किराए पे ले लेते हैं और वहाँ से जितना सामान मुंबई चाहिए छोटे टेम्पो में लादा और बेच दिया। तो जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़े बड़े ऑटोमोबाइल के, टेलीविज़न की कंपनीज, ये वो सब, यहाँ तक के कारों वालों ने भी जितनी कार कंपनीज हैं, मारुति हुई, टाटा हुआ, ये वो सब ने अपने गाड़ियाँ खड़ी करने के यार्ड जो हैं वो उसी इलाके में बनाए हुए। तो जितनी गाड़ियों की डिमांड होती है उतनी मुंबई में भेज दी जाती है। तो ये एक ट्रेंड है। अब जब इन्होंने अपने गोडाउन बना लिए तो लोगों के गोडाउन में थे, उसके लिए गोडाउन में लोडिंग अपलोडिंग मैनेजमेंट के लिए स्टाफ चाहिए हो। उस स्टाफ के लिए लोगों ने, जो वेयर हाउस के मालिक थे, जिन्होंने मालिक और उनके आगे किराएदार, उनको कहा कि आपके वेयर हाउस में जितना सामान लोड अनलोड होगा वो हमारे आदमी करें, वर्कर हमारे लगेंगे, रेट हम फिक्स करेंगे। आप वर्करों का शोषण करते हो, हम अपने वर्कर्स को अच्छा खासा पैसा कमा के देना चाहते। वो चलता रहा। उसके बाद बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो गए। तो इन लोगों ने बिल्डरों को घेर लिया कि आपकी कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो हमारे वर्कर करें, आप अपना वर्कर नहीं लगा सकते, लोकल रेसिडेंट्स को नौकरी मिलनी चाहिए। अब जिसने करोड़ों रुपए की ज़मीन खरीदी है,
करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट बना रहा है, वो तो कहेगा ठीक है, बजाय इसके कि डिले हो इनको दे दो। लेकिन बिल्डर बहुत सियाने होते, वो उतना ही पैसा उनको देते हैं जितना उन्होंने सोच के रखा होता है कि हम अपने ठेकेदार के बंदों को इतने पैसे देंगे, उतने ही इनको दे देते हैं। वो भी कुछ, ये भी कुछ। लेकिन इस लेन देन में दुश्मनियां पड़ जाती। दुश्मनियां इसलिए पड़ती हैं कि अमाउंट एट रिस्क जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिसके ऊपर आप बाजी खेल रहे हो, जिस अमाउंट के ऊपर। तो हर गैंगस्टर का या सो कॉल्ड जो वर्कर के नुमाइंदे बने हुए हैं, वर्करों के ठेकेदार, वर्करों के कॉन्ट्रैक्टर, ये बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेते हैं और वर्कर्स को बहुत कम देते हैं। तो यही काम पहले अंडरवर्ल्ड किया करता था। अंडरवर्ल्ड के बड़े सरगना, कभी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, चलो भाई ने बुलाया है, वहाँ बैठ के बातचीत करके अपने आदमी लगा देने, इनके बंदों को नौकरी मिल गई और बिल्डर का काम चल गया। तो वही काम हो रहा है, खाली काम करने का तरीका बदला और बदला कुछ नहीं। खैर, तो दुश्मनी बढ़ने लगी तो सुजीत तात्या पाटिल एग्रेसिवली अपना काम बढ़ाने लगा। 8-8, 10-10 एकड़ के प्लॉट में इसने बड़े बड़े गोडाउन बना लिए जो दूसरे प्रतिद्वंदियों को हजम नहीं हुआ। और उनमें वर्करों की भर्ती को लेकर इसके 2 प्रतिद्वंदी थे, राइवल्स थे 2, विजय उर्दाटकर और दूसरा एक राजेश पाटिल। ये दोनों शिवसेना के वर्कर थे, एक शाखा प्रमुख था, एक शिवसेना का वर्कर था। अब उनको अपनी दादागिरी थी कि हम शिवसेना के आदमी हैं। उनको लगा हमारे सामने कौन बोलेगा। लेकिन ये लड़का, यहाँ ये खड़े हो गए दोनों भाई, सुजीत और अजीत, के हम आपको हमारे एरिया में दखल नहीं देने देंगे। लड़ाई थोड़ी बड़ी तो विजय और राजेश ने सुजीत के भाई अजीत का मर्डर कर दिया। और ये सुजीत के लिए बहुत बड़ा झटका था कि मेरे इलाके में मेरे भाई का मर्डर, अगर मैंने इसका बदला नहीं लिया तो मेरा तो काम चौपट हो जाएगा, मुझसे और मेरे कारिंदों से डरेगा कोई नहीं। तो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर बड़े तरीके से ये आदमी उन दोनों को पटाता है, विजय को और राजेश को, कि चलो आओ कोई बात नहीं, इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं, आगे कैसे काम करना है मिलजुल के काम करेंगे, अपना अपना एरिया बांट लेते हैं। तो उनको दीवे के पास एक जगह पे रात को 11 बजे बुलाता है समझौता करने की, मीटिंग करने के लिए। और दोनों वो 2 शिवसेना वाले चले जाते हैं कि ये बच्चा क्या करेगा, ये तो बच्चा है, हम तो पुराने आदमी। ओवर कॉन्फिडेंस था उनको। लेकिन जैसे ही जाके बैठे, बातचीत शुरू हुई तो सुजीत ने दोनों को पहले गोलियां मारी, बाद में चाकू तलवार भी मारी, कोई थे वो थे, दोनों का मर्डर कर दिया। और खून से लथपथ लाते वहीं हाईवे के पास छोड़ के चला गया। और पुलिस पहुंचती है तो पड़ताल शुरू होती है, नाम सामने आ जाता है। लेकिन वो अपने काम को इतने अच्छे तरीके से कवर अप करता है कि उसके तक कोई भी जांच नहीं पहुंचती। गवाह तो कोई था नहीं, क्योंकि जो दोनों गए थे, तीसरा आदमी इनके साथ था नहीं। और जो लोग इसके साथ होंगे वो इसके साथ गवाही देंगे नहीं इसके खिलाफ। बड़ी हैरानी की बात है कि डबल मर्डर होने के बाद कुछ ही
महीनों के 10 साल 1.5 साल के अंदर अंदर ये सुजीत तात्या पाटिल जमानत पे बाहर आ जाता। उसके बाद तो फिर आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे, वो हीरो है लड़का एकदम। वो जो मीरा रोड का तात्या था, उसके कैरेक्टर पे जो फिल्म बनी थी उसमें डैनी गप्पा ने जो रोल किया था उसका नाम था कातिया। तो इस लड़के पे भी जब कभी फिल्म बनेगी तो इसी किस्म का नाम रखा जाएगा और वो भी अच्छी चलेगी। बहुत ड्रामेटिक कैरियर है इस आदमी का। अपने आप को सेफ रखने के लिए सुजीत तात्या बड़े बड़े पॉलिटिशियन से रिश्ते बनाए, जिनमें एक MLA कपिल पाटिल जो आजकल शायद महाराष्ट्र युति सरकार में मंत्री भी हैं, कई सारे MLA, दूसरे कॉरपोरेटर, ये वो हर पार्टी के, सबके साथ अच्छा जोड़ मेला बनाया और अपने कारोबार को, क्योंकि घर से खानदानी अमीर था, पुराने रिश्ते भी थे, लेकिन देखिए पैसा कमाने के चक्कर में 2 मौतें दूसरे पार्टी की हो गई, 1 मौत इसके घर में हो गई। और अब ये आदमी जमानत से आने के बाद फिर एक कांड कर देता है, ओपन फायरिंग कर देता है, कहीं ओपन स्पेस पे झगड़ा होता है, फिर पकड़ा जाता है, अंदर चला जाता है, फिर जमानत पे आता है। तो ये सिलसिला शुरू हो जाता है। जल्दी जल्दी लोगों की शिकायतें होने लगी और इसको पकड़ना शुरू हुआ, जमानत भी हो जाती थी। और अभी रिसेंटली एक बिल्डर ने फिर शिकायत कर दी इसकी, मेरे से पैसे मांगता है, फिर पकड़ा गया। अभी 4-5 महीने पहले जमानत पे फिर आया है बाहर। एक मैं आपको उनकी वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें जमानत पे आने के बाद उसके घर में और चारों तरफ पूरा मोहल्ला घर के अंदर आके कैसे उसकी अवभगत कर रहा, और किन किन लोगों के साथ, बड़े पॉलिटिशियन के साथ उसकी तस्वीरें। वो तो कह सकता है कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मेरे खिलाफ तो अभी केस चल रहे हैं, जब सजा होगी तो क्रिमिनल माना जाऊंगा, अभी तक तो मैं ठीक है, जैसा भी हूँ वैसा हूँ। अब देखिए मुश्किलातें कैसे बढ़ती हैं। अब एक और खबर बता देते हैं जो कहीं नहीं छपी आई। आज से 8-10 दिन पहले भिवंडी के एक इलाके में सुजीत का बेटा जो 12वीं 13वीं में पढ़ता, वो थार गाड़ी लेके रात को 2 बजे एक ब्रिज के नीचे जाता है और दुश्मन उसको घेर लेते। गाड़ी घेर के ये लड़के को कहते हैं कि अपने बाप को फ़ोन करो और बताओ कि अभी आए, हमसे बात करना चाहते हैं। तो लड़के ने फ़ोन मिला लिया और आगरी भाषा में बोला कि ऐसे मुझे लोगों ने घेरा हुआ है, आप जल्दी आ जाइए। ये अभी की बात है। तो इमीडिएटली दर्जनों इसके सपोर्टर गाड़ियां लेके निकलते हैं इसके घर से और वहां पहुंचते हैं जहां 2 ग्रुपों में बड़ी तगड़ी लड़ाई होती है। कईयों के सिर फटते हैं, कई लोगों की चोटें आती हैं, लेकिन खुद नहीं गया, बेटे को बचा लिया। अब देखिए अगर वो लोग जिन्होंने बेटे को रोका था, जो अकेला था गाड़ी में, थार गाड़ी में, जीप में, अगर उसको वो कोई नुकसान कर देते कितना बुरा होना था। लेकिन वो बच्चे का नुकसान नहीं करना चाहते थे। उसका कोई केस भी दर्ज नहीं हुआ,
किसी ने कोई शिकायत नहीं किया। अब मुझे मेरे सोर्सेस से पता चला कि उस लड़के को देश के बाहर भेजने की कवायद चल रही है, पढ़ने के लिए बाहर भेजा जा रहा है कि जहाँ पर उसकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। अब देखिए, एक जवान बेटा बाप के कामों की वजह से अपना माँ प्यो, रिश्तेदार, देश वतन छोड़ के बाहर जाएगा। कमी किसी चीज़ की नहीं है, यहाँ अकेला रहेगा बाहर जाके। तो ये कहानियाँ हैं अंडरवर्ल्ड की, जो कई बार समझ में नहीं आती कि जब आपके पास सब कुछ है तो आप और कमाने की लालसा में इस किस्म के काम क्यों करते हो कि आपकी और आपके परिवार की जिंदगी खतरे में पड़े। ये बात समझ के बाहर है। खैर, आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।